औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3। गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, रात होती है तो कंबल निकालने पड़ रहे हैं। ये क्या होने वाला है कराची में? कराची का मौसम भी सियासत की तरह होता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब क्या हो जाएगा। पूरी दुनिया में सर्दी की लहर आ चुकी है, लेकिन कराची में क्यों नहीं आ रही? क्या होगा? सर्दी आएगी या नहीं आएगी? और अगर बात की जाए कराची के मौसम की, तो कराची का मौसम बीमारियों में ढपा हुआ है। डेंगू वायरस की वबा जो एक दफ़ा फिर कराची में आ चुकी है, और कौन कौन से वायरस आ चुके हैं, हमें एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करना है। और यकीन कीजिए कि मैं खुद जब हॉस्पिटल का रुख किया, मैंने, मेरी वालदा की तबीयत सही नहीं थी, परवरदिगार उनको सेहत कामला, सेहत कुल्ली अता करे। और जितने भी नाज़रीन और मेरे हाज़रीन जो हैं वो देख रहे हैं, परवरदिगार सबके वालिदैन को और उनके बीवी बच्चों को सलामत रखे। बीमारियां आती ज़रूर हैं, लेकिन उनसे निमटने के लिए हम कहाँ जाएँ? अगर हम हॉस्पिटल का रुख करते हैं तो महंगी दवाइयाँ, टेस्ट लिख के दे देते हैं, ऐसे ऐसे खर्चे आपको दे देते हैं जो मैं भुगत के आया। लेकिन आज का मेरा मौजू ये नहीं है। मौजू हमारा है आज कराची। कराची में सरकारी मुलाजिमीन का बड़ा बोलबाला होता है। आप दंदनाते हुए रोडों पे नज़र आते हैं, आपको कोई पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि आप सरकारी मुलाजिमीन हैं। आप कौन हैं? आपको मुंतखब करती है आवाम। आप हमारे टैक्स से सैलरी वसूल करते हैं और इज़्ज़त पमाल करते हैं उन बच्चियों की कि जो आपकी भी बच्चियों की उम्र की हैं। आज मैं बात करूंगा, मैंने आपसे गुज़िश्ता दिनों बात की थी कि अहम इंकशाफ हुआ था बाखबर पाकिस्तान की टीम को, कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, और हमारे पहले जो सीनियर मेहमान हैं, मेरे भाई भी हैं, काफ़ी अरसे से आप इनको मेरे साथ देखते आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सैयद सुहेल आब्दी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सुहेल भाई, अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? आपकी दुआएं। इनके साथ ही मजहबी स्कॉलर हैं और रियल इस्टेट से आपका ताल्लुक है। आपका अगर नाम ना लिया जाए तो रियल इस्टेट जो एक बिरादरी है वो यकीन कीजिए कि गिनी चुनी सी रह जाती है, आपके नाम से कंप्लीट होती है। फ़हीम अख्तर अंसारी जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। फ़हीम भाई, कैसे मिजाज है आपके? बड़ा एहसान है। इनके साथ ही हमारे तीसरे मेहमान, नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी आपने इनको मेरे साथ देखा। रमज़ान ट्रांसमिशन की बात हो, अयूब उस्मान ना हो, अयूब उस्मान भाई कैसे मिजाज है आपके? बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत करम है, और आपकी दुआओं से अल्लाह ताला इज़्ज़तों से नवाज रहा है। बेशक। इनके साथ ही नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान उस्मान इफ्तिखार, जो कि साउथ देखते हैं हमारे। उस्मान भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुहेल भाई, बात करते हैं सबसे पहले कराची की। कराची में पीपल्स पार्टी का बोलबाला है, राज है, लेकिन यहाँ पर करप्शन भी उरूज पर है। लेकिन इस करप्शन को कैसे रोका जा सकता है? ये तो सिंध हुकूमत की कोई हिकमत अमली होगी, वो कर भी रहे हैं, किसी हद तक कामयाब हुए भी हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। जनाब अली अबरार साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि करप्ट अनासिर जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और हमारे कवानीन जो है वहाँ कुछ कमज़ोर नज़र आते हैं। लेकिन अगर किसी करप्ट शख्स की या किसी करप्शन की अगर कोई ऐसी मिसाल कि वो प्रूव हो रहा है और उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अमल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर तो हम कहेंगे कि ये लूपहोल है, ये वीकनेस है सिंध गवर्नमेंट की। लेकिन अगर कोई चीज़ प्रूव हो जाती है तो यकीनी बात है कि वो मुस्तहिक है सज़ा का, चाहे वो हमारी हुकूमत उसको सज़ा दे या अदलिया सज़ा दे। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे अक्सर यहाँ आके खामोश हो जाते हैं, क्यों? अच्छा, कोई अगर ऐसी चीज़ हो जो प्रूव हो रही हो और कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा या हुकूमती कोई सा भी इदारा अगर प्रूव होने के बाद भी खामोश हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला से मैं उन्हें जगाने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। पीपल्स पार्टी स्कीम का ऐलान करते हैं, जगह जगह आबादियाँ हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन कच्ची आबादियों में अगर गोटों की बात की जाए या शहर कराची की बात की जाए, वहाँ पर हम स्कीमें लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कीमें जो है वो गैर आबाद अभी तक क्यों है, आबाद क्यों नहीं हो पा रही?
पैसे भी दे चुके हैं लोग। अच्छा, डबलिंग भी, अच्छा गवर्नमेंट की जो स्कीम है नाज़रीन किराम, उस पर भी डबल फाइलें हैं, ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, जो हमारे वहाँ पे रेवेन्यू से मुताल्लिक अफराद हैं, जो हमारे मतलब यानी कि तप्पेदार और दीगर जो भी ऐसे लोग होते हैं, अगर वो लोग ही अपने तौर से एक्शन लें तो मेरे ख्याल में डबलिंग कोई फ़ाइल सामने नहीं आएगी। आज अफसोस के साथ कि नॉर्दर्न बाईपास पे, सुरजानी में और दीगर बहुत सी जगहों पे बड़ी तादाद में लैंड ग्रैबिंग हो रही है, डबल फाइल हो रही हैं। तो ये डबलिंग के सिलसिले को अगर आवाम थोड़ी सी हिम्मत करे और इदारों तक अगर रुजू करे, तो मैं नहीं समझता कि उन चीटर्स के ख़िलाफ़, उन लैंड ग्रेबर्स के ख़िलाफ़ एक्शन ना हो। लेकिन आवाम खुद लड़ रही होती है, खुद फैसले कर रही होती है, तो उस पर गवर्नमेंट तक वो बातें नहीं पहुंचती। अच्छी बात है, लेकिन फ़हीम मैं यही सवाल आपके तरफ, क्योंकि आपका रियल एस्टेट से काफ़ी गहरा ताल्लुक है और स्कीम लॉन्च होती है। अच्छा, हर बंदा एतमाद करता है गवर्नमेंट स्कीम पे, क्योंकि चीटिंग नहीं होती ना यहाँ पर। हर बंदा चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करे, मुस्तहिक लोगों की भी बात होती है, सफ़ेद पोश भी ले लेते हैं, लेकिन अब तो पैसे वाले लोग भी क्योंकि गवर्नमेंट है ना, इस पर तो हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आबादी अभी तक आबाद क्यों नहीं हो रही है सोसाइटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए अस्सलाम वालेकुम, और फिर आपका बहुत शुक्रिया कि बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बेखबर आवाम के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम आप करते रहते हैं। आपने जो सवाल किया कि जी क्यों आबाद नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से इस सवाल को थोड़ा सा तब्दील करें। ठीक है, बात यह है कि क्यों आबाद नहीं हो रही है, ये तो जो अहले इक़्तिदार हैं, अहले अख्तियार हैं, उसका जवाब वो दे सकते हैं कि क्यों आबाद नहीं हो रही। जबकि हम देखते हैं कि यही गवर्नमेंट स्कीम थी, पाकिस्तान को बनाए हुए 76 ईयर्स हो गए। आप इसके दो पार्ट्स कर लें, 38 साल पहले, 38 साल अब। आप देखें 38 ईयर्स अगर हम देखते हैं तो इन्हीं गवर्नमेंट स्कीमों ने पूरा कराची आबाद किया है। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, फेडरल बेरिया, नॉर्थ कराची, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जौहर, ये सब उसी इब्तिदाई वक्त में हुए। उसके बाद का जो टाइम है, ठीक है, उसके बाद लास्ट स्कीम जो KDA की आई है वो 86 में आई थी, ऑक्स बे और सुरजानी दोनों एक साथ आई थी। 86 के बाद 16 और 24 40 साल गुजर गए, KDA ने कोई स्कीम आवाम को नहीं दी है। MDA ने दिए, उसका हाल आपके सामने है। तो इब्तिदाई टाइम पे तो इलाके आबाद होते रहे, और अब जो है इलाके आबाद नहीं हो रहे। सवाल आपका यही है कि जी क्यों आबाद नहीं हो रहे, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। मुझसे ये पूछे हैं कि आबाद कैसे होंगे, कैसे हो गया? मैं ग्रॉस लेवल का आदमी हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ जो है वो खराबी है और इस खराबी को कैसे जो है वो दूर किया जा सकता है। चलिए आप ये बता दीजिए। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है सिंसियरिटी की कमी है। पहले के लोग खालियात आए थे और उन्होंने कराची को आबाद किया। आज के लोग खालियात नहीं है, लेकिन कराची फिर भी आबाद नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये आबाद कैसे होगा? मेरे पहली बात ये कि जी सिंसियरिटी की कमी है। ठीक है, काम करना चाहे बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब ये कि अगर हम आगे बढ़ते हैं जी कि इलाके डेवलप क्यों नहीं हो रहे, तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा जी फंड नहीं है। जबकि ऐसी बात नहीं, हम देखते हैं पूरा शहर में जो है वो गोट जो है वो रातों रात आबाद हो जाते हैं, बिजली पानी हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। गवर्नमेंट स्कीम में क्यों नहीं होता है? अब बहरहाल में उस तरफ तो नहीं जाता, उस टॉपिक पे नहीं जाता, लेकिन आबाद कैसे होगी? देखिए, अभी KDA ने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया इंडस्ट्रियल जोन के नाम से, और एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी को उसके राइट्स दिए कलेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड के, पोजीशन के, डेवलपमेंट के। इट मीन्स के आपके रूल्स में है कि डेवलपमेंट प्राइवेटली भी कराई जा सकती है। देखिए, कराची की जो 4 बड़ी स्कीम है, पेसर टाउन 96 सेक्टर है, MDA 25 सेक्टर है, हॉक्स बे 60 सेक्टर है, और आपका सुरजानी में 17 सेक्टर है। ऑलमोस्ट 200 सेक्टर है। हर सेक्टर के सब सेक्टर हैं। सब सेक्टर आप काउंट करेंगे तकरीबन कम अज़ कम 500 सेक्टर हो जाते हैं। एक सेक्टर में अगर 1000 प्लॉट भी है, 5 लाख प्लॉट्स हैं यहाँ पर, और एक घर में 5 आदमी का एवरेज रखे हैं तो 25 लाख कम अज़ कम लोग आबाद हो सकते हैं। अच्छा, अब आबाद कैसे होंगे? जिस तरह KDA ने प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी को सारे राइट्स दिए, इसी तरह मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जी फंडिंग का मामला आएगा, मैं ये समझता हूँ कि हर सेक्टर को जो है वो अपना
कोई भी जो है इदारा जो है या मुखय्यर हज़ात जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर लें, ठीक, और उसके बाद जो है वहाँ पर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड करा दी जाए। उस वेलफेयर एसोसिएशन के मातहत जो है फिर उस एक सेक्टर को, हर सेक्टर के अलहदा जो है वो मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही हो चारों स्कीमों की। क्या बात, ठीक है। जब बॉन्ड, उसके बाद ये कि गेट की परमिशन ली जाए, बाउंड्री वाल हो जाएगी, लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, आप यकीन करें लोग आबाद हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत इन्होंने हिकमत अमली बताई। सुहेल भाई, आबाद तो कराची हो रहा है, लेकिन आबाद कहाँ हो रहा है? आबादी के अंदर 6-6 माले खड़े हो जाते हैं, 8-8 फ्लोर खड़े हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। फिर हम रोना गाना करते हैं कि पानी, बिजली, गैस नहीं है। जब एक घर की बिजली 6 घरों में जाएगी तो बिजली कैसे मिलेगी? जब पानी एक घर का 10 घरों में जाएगा तो पानी कैसे मिलेगा? इसके ऊपर क्या हिकमत अमली सिंध हुकूमत की? देखें अबरार साहब, सबसे पहले तो लियाकताबाद आप देख लें, पूरा पोषण माफिया, नाज़ाबाद देख लें, गुलशन देख लें, नाज़ाबाद देख लें, मतलब कराची के बेशतर एरियाज जहाँ 40 और 60 गज और 80 गज के जगह पे 8-8 10 मंजिलें, उस वक्त हमारा ये इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रहा होता है? बाद में उन बिल्डिंग को जब डिमोलिश करने जाते हैं तो इतराफ़ के अगर किसी ने सिंगल, डबल या ट्रिपल स्टोरी अथराइज अगर उसको बनाया है तो वो भी डिस्टर्ब होता है, उनके मकानात को भी नुकसान पहुंचते हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उनको परमिशन ही ना मिले, और अगर कोई उनसे परमिशन लेने नहीं जा रहा है तो इनके इंस्पेक्टर गली गली जो घूम रहे होते हैं या इनके इदारे के, हालांकि मैं सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा हूँ, लेकिन क्योंकि आवाम हूँ, हक़ाइक़ पर मबनी बात करूँगा, तो उस वक्त वो बिल्डिंग्स बनने देते हैं। हाँ। और बनते ही ये लोग पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद अगर ये हिसाब किताब का सिलसिला तोड़ने के ख़त्म हो जाए, तोड़ने के भी पैसे लेंगे, बनाने के भी पैसे लेंगे, तो इस पे हमारा ख़ास कर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डीजी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि सख्ती से कहें कि किसी भी इलाके से अगर कोई कंप्लेन आई तो उस इलाके का जो भी इंस्पेक्टर होगा, सर्वेयर होगा या जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। जैसे अभी एक मुख्तार कार की बात हो रही थी, किसी की इज्जतों को पामाल करना, किसी के साथ ब्लैकमेलिंग करना, ख़ासकर लड़की जात के साथ, तो ऐसे लोगों को अगर प्रूव हो जाए तो मैं ये समझता हूँ उससे सस्पेंशन नहीं, डिसमिसल होना चाहिए। और माजी में 1-2 केसेस ऐसे आए हैं, अगर प्रूफ हो गए तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस होते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है सुहेल भाई, बड़ी अच्छी बात, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया हमने। ब्रेक से जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं उन शख्सियात का आपसे तस्करा करूँगा, मुख्तियार कार और ठप्पेदार दोनों की मुशावरत से एक बच्ची की ज़िंदगी तबाह की। जब मुझे मिलने के लिए आए तो एक पुलिस वाले साहब थे इनके साथ, जिनको भी थाना नहीं मिला, उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं एक एसएचओ हूँ लेकिन मुझे भी थाना नहीं मिला। मैंने उनके पूरे प्रूफ इकट्ठे किए, प्रूफ इकट्ठे करने के बाद जब मैं उनसे मिला तो उनका यही कहना था कि दोस्ती थी, वो तो रहती है लड़की के साथ दोस्ती, इस पर कौन सा मजाक है? तो किसी की इज्जत को पमाल करना, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी बहनें होंगी, लेकिन जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं और इनके लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अयूब भाई और उस्मान हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा।